नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस सीरीज़। हमारी डेली 2 वीडियोस आती हैं। पहला होता है सुबह 5 बजे 5 मिनट बस। फिर आता है क्लास आपको रात को 9 बजे, जो आप अभी देख रहे हैं। ये दोनों, पहला जो हमारा वीडियो है यहाँ पर हम देते हैं आपको टारगेट्स। आपको उस दिन क्या अचीव करना है, क्या पढ़ना है, हम बताते हैं आपको। इस टारगेट वाली वीडियो में आपको एक सवाल दिया जाता है। इस वीडियो में अंतिम में आपको एक सवाल दिया जाता है। इस सवाल को डिस्कस करते हैं हम लोग रात को वीडियो में, जो आप अभी देख रहे हैं। ये जो सवाल है ये आपको आज सुबह के वीडियो में दिया गया था। दो इंपीरियलिज्म हैज़ कम टू एन एंड, यहाँ पर जो साम्राज्यवाद है खत्म हो गया है, मगर देशों का शोषण वो अभी भी चल रहा है नव उपनिवेशवाद के रूप में। जो नव उपनिवेशवाद है इसके रूप में जो उनका शोषण है वो अभी भी जारी है। चर्चा करना है, डिस्कस करना है। जहाँ पर भी डिस्कस करने के लिए कहा जाएगा आपको, पहले वो जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो डीकोलोनाइजेशन है, न्यू कोलोनिज्म है, आप इसके बारे में बताएंगे। फिर आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद देश आज़ाद होने शुरू हुए, है ना। इंपीरियलिज्म कैसे ख़त्म हुआ, आप थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे अपने इंट्रो में। इंट्रो में काम हो गया। अब ये जो शोषण है स्टिल कंटिन्यूज, चल रहा है, चलता नहीं था। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आपको लिखा गया है, मतलब कि शोषण आज भी जारी है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना डेब्ट ट्रैप का इस्तेमाल करता है। चाइना अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसका इस्तेमाल करके जो छोटे कंट्रीज हैं उनका शोषण करता है। जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, ये तो एशिया में है। उनका जो साउथ एशिया पूरा है वो भी। क्लियर है। तो ये जो शोषण है वो अभी भी चल रहा है। कैसे, वो टूल्स कौन कौन से हैं, आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 में जो आपके साम्राज्यवादी कंट्रीज थीं, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, आपका हो गया जर्मनी, हॉलैंड, पुर्तगाल, इन सब की पावर काफ़ी कम हो गई। चूँकि इनकी पावर कम हो गई तो इनके हाथ से जो इनकी कॉलोनी थी वो निकलने लगे धीरे धीरे। इनके हाथ से जो कॉलोनी है, इनके उपनिवेश थे, वो धीरे धीरे आज़ाद होने लग गए। जैसे कि ब्रिटेन के हाथ से निकल गया भारत, श्रीलंका, म्यांमार जिसका पूरा नाम बर्मा है। मलेशिया को मिला आज़ादी 1963 में। अफ्रीका में जो गोल्ड कोस्ट है, नाइजीरिया है, रोडेशिया है, ये सारे कंट्री आज़ाद हो गए। जो फ्रांस है ये भी कॉलोनियल पावर था, इसने हार गया सीरिया। फिर जो आपका जो मार्टिनिक आइलैंड है, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, पूरा का पूरा इंडो चाइना इसके हाथ से निकल गया। हॉलैंड ने खोया ईस्ट इंडीज़। आपने सुना है वेस्ट इंडीज़, गिलक्रिस्ट वाला, ब्रायन लारा वाला, हाँ वो है वेस्ट इंडीज़। आपके ईस्ट में जो है उसे हम कहते हैं ईस्ट इंडीज़। इसमें आते हैं जावा, सुमात्रा के आइलैंड, इनके द्वीप। पुर्तगाल ने खोया मोजाम्बिक और अंगोला, ये दोनों अफ्रीका में हैं। तो जो आपके कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपने अपने उपनिवेश खोए। मगर हुआ क्या, उपनिवेश तो खो दिए, मगर इनसे जो मज़ा जो पहले आता था वो मज़ा इनको लेना था इनको छोड़ने के बाद भी। मतलब कि जो इकोनॉमिक गेन ये पहले उठाया करते थे वही इकोनॉमिक गेन इनको अभी भी उठाना था। सर, इकोनॉमिक गेन जब उठाना था तो ये इनको गुलाम बनाने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है किसी भी टेरिटरी पर, किसी भी जगह पर अगर आपका राजनीतिक अधिकार हो तो उस टेरिटरी पर इकोनॉमिक अधिकार करना काफ़ी आसान हो जाता है। चूँकि राजनीतिक अधिकार होने के कारण पॉलिसी आप ही बनाएंगे, जो स्कीम वगैरह है आप ही बनाएंगे, पूरा देश आप ही चलाएंगे। चूँकि राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में है तो जो इकोनॉमिक सत्ता होगी वो भी आपके हाथ में होगी। किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाना है, किस कंट्री का कितना टैरिफ ब्लॉक करना है, सब बातें आप डिसाइड करेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक गेन को इंश्योर करने के लिए भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश ने कर रखा था। क्या हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोल इन एरिया से तो खत्म हो गया।
जो राजनीतिक कंट्रोल है वो इन एरिया से ख़त्म हो गया, तो इन कंट्री ने सोचा यार पॉलिटिकल कंट्रोल ना ख़त्म हुआ है, हमारा जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो तो करीब करीब बरकरार है, हमको उसे आगे भी चलाना है ना। तो जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं वो जब आज़ादी पाने लग गए तो जो कॉलोनियल कंट्री हैं उन्होंने अपना जो शोषण है वो जारी रखा, इन्होंने शोषण करना जारी रखा। इस डिस्कशन के अंतिम में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल आपसे इसी टॉपिक से संबंधित, बताइएगा उसका, ठीक है ना। तो अंत तक देखना है आपको, क्लियर है। तो ये बातें हुई, देखो ध्यान से, आज़ादी देने के बाद भी उनका शोषण जारी रखना, इसको हम कहते हैं नियो कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद, समझ गए। आज़ादी देने के बाद भी उनका जो आर्थिक शोषण है जारी रखना किसी दूसरे तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद, क्लियर है। अब देखो ये जारी कैसे रहा, ये जारी रहा विभिन्न तरीकों से। पहला तरीका था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अरे पॉलिटिकल पावर ख़त्म हो गया ना, इन्फ्लुएंस तो है ही, भले ही भारत पर उतना ना रहा मगर बाकी कंट्री पर तो रहा ही। अच्छा चाहते क्या थे, आपने जो ये जो ब्रिटेन वगैरह है वो चाहते थे कि इनका जो सामान है, इनकी जो इंडस्ट्री है, उसके लिए जो मार्केट है वो बना रहे, भारत में वो माल एक्सपोर्ट कर पाएँ, पहले की तरह कोई दिक्कत ना हो, बाकी जो निवेश हैं वहाँ पर भी अपना माल बेच पाएँ, वहाँ पर भी अपने निवेश कर पाएँ और उससे पैसे कमा पाएँ, क्लियर है। भारत ने क्या किया, आज़ादी पाने के बाद कुछ सालों के बाद अपनी इकॉनमी को काफ़ी हद तक क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि दूध गर्म था, मेरा जीभ जल गया है, तो क्या करेगा, वो छाछ भी फूक फूक कर पिएगा, उसे हम लोग कहते हैं मट्ठा, समझ रहे हो। अब बात ये है कि भारत ने पहले देखा था कि ये जो बदमाश है हमारे यहाँ व्यापारी बन के ही आए थे और हमको पूरा लूटा है, हम पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो व्यापारियों से पहले तो बच के रहना है, समझ गए बात। तो जब आज़ादी भारत ने पाई तो उसके बाद अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल किया, बाकी कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है उससे बचाया। हमारी इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम लोग जो आत्मनिर्भरता है, इसके बारे में मोदी जी भी कह रहे हैं ना, सालों पहले नेहरू जी कह चुके थे। इन्होंने नए नए कारखाने लगाने शुरू किए, जो हैवी इंडस्ट्री है वो लगाया हमारे यहाँ। चूँकि हैवी इंडस्ट्री लगा दी तो क्या हुआ, ये जो हैवी इंडस्ट्री है ना, ये इनपुट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है सर, दूसरी कारखाने लगाने में जो मशीनें होती हैं ना वो यही बनाती हैं। अरे इस्पात बनेगा तभी तो आपका कार बनेगा, बाइक बनेगा, छत का टीन बनेगा, समझ रहे हो बात। तो जो हैवी इंडस्ट्री है इसके लगने से हमारे यहाँ मशीनें बनना शुरू हुआ, और ये जो मशीनें हैं वो बाकी चीज़ों का सामान का निर्माण शुरू किया, क्लियर है। तो मगर ऐसा ये जो बुद्धिमत्ता है ना वो सभी देशों में नहीं आई। ऐसी बुद्धिमत्ता जैसे नेहरू में थी वैसे सभी देशों में नहीं आई। उन्होंने धीरे धीरे अपने कॉलोनियल पावर की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यार यही जो हैं यही हैं, अब इनसे ही हमको जो हम हेल्प लेना है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ब्रिटेन ने, हॉलैंड ने, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने इन्होंने अपना कायम रखा। जैसे कि यूएसए ने दक्षिणी अमेरिका में जो डिक्टेटर हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। एक बटिस्टा था, उसको सपोर्ट किया, तो बटिस्टा ने क्या किया, यूएस कंपनी के लिए अपना जो इकोनॉमी का जो रिसोर्स है, मिनरल वगैरह, वो खोल दिया कि जाओ तुम ले जाओ, समझ गए, क्योंकि तुमने मुझे सत्ता दिलाई है। तो यहाँ पर ये बात है, वेस्टर्न नेशन ने इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जो नए आज़ाद मुल्क हैं उस पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया। दूसरा, उनको मदद देने लग गए। आर्थिक मदद जब देते थे तो क्या बोलते थे कि तुम जो पैसा तुमको दे रहे हैं, मान लो कि तुमको हमने 100 रुपये का आर्थिक मदद दिया, तुम जो 100 रुपये है ये तुम और किसी से खर्च नहीं करना, तुम जो सामान लेना है ना तुम हमसे ही सामान लेना। तो पहला तो ये हो गया कि अपने लिए हमने एक मार्केट क्रिएट कर लिया। दूसरा ये है कि अगर हम तुमको मदद दे रहे हैं आर्थिक, तो हो सकता है कि हम तुमसे कोई पॉलिटिकल फेवर लें, है ना। तो
तो कई सारे जो यहाँ पर मुद्दे थे वो खड़े हुए, अपना जो मार्केट है उसने मतलब बना लिया, उसको उन्होंने और ब्रॉड कर लिया। कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर जब आया, इसमें क्या होता था, एक तरफ था अमेरिका, दूसरा तरफ था सोवियत यूनियन। अमेरिका ने कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के चक्कर में बाकी जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया बेचारा नॉर्थ साउथ में बट गया, अभी तक वही चल रहा है। वियतनाम वॉर इतने साल लड़ा गया, वियतनाम वॉर इतने साल लड़ा गया। यूएस और सोवियत दोनों कंट्रोल करना चाहते थे कि उस कंट्री में मेरा सिस्टम रहेगा। ये कहता था कम्युनिज्म, बोलता था नहीं कैपिटलिज्म। समझ गए? तो यूएसए ने कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के चक्कर में जो जो काम किए हैं वो भी नियो कॉलोनिज्म के अंतर्गत आता है। यूएस उन कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस में लेता था, अपने दल में शामिल करता था और फिर उसका शोषण करता था। फॉर एग्जाम्पल अंगोला, मोजाम्बिक, दोनों अफ्रीका के हैं, इंडो चाइना एशिया में। क्लियर है? आज भी आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो यूएस के ज़्यादा नज़दीक है। समझ गए बात? इंटरनेशनल ट्रेड, WTO जब बनाया गया तो जो गरीब देश हैं उन्हें लगा ना कि यार हमारे लिए ट्रेड को आसान बनाया जाएगा। अरे WTO वेस्टर्न नेशन का टूल है आपकी इकोनॉमी को ओपन करवाने का। इंडिया ने जब कहा कि हमारे सोलर पैनल में डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कि हमारे सोलर पैनल में देसी जो देश में बने गए हैं ना आपके फोटोवोल्टेइक सेल, उसे का इस्तेमाल होगा। तो यूएसए ने जाकर केस फाइल कर दिया, यूएसए जाकर के WTO में केस फाइल कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ से तुम माल इंपोर्ट करोगे उसको भी तुम उतना ट्रीटमेंट दोगे। क्यों देंगे भाई? अरे पैसा हम दे रहे हैं, मेरा मन जहाँ से मन वहाँ से खरीदें। तो WTO जो है ये भी एक टूल है वेस्टर्न कंट्रीज के पास डेवलपिंग कंट्री को कंट्रोल करने का, उनके मार्केट खुलवाए रखने का। समझ के बात? दूसरा है मल्टीलेटरलिज्म। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये जब शुरू में बना था ना तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था कि यार अब तो दुख दूर हुए, अब सुख आयो रे। मगर IMF जब भी आपको हेल्प करता है तो अपने साथ कंडीशंस रखता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया। जब इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट फेस कर रहा था तो IMF ने हमको बेल आउट तो किया, मगर हमारा इकोनॉमी पूरा ओपन करवा दिया। हम जो नाचते हैं ना कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए हैं, हमने जानबूझकर नहीं किया है, हमसे करवाया गया है ज़बरदस्ती। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगता कौन? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर करीब 46% जो हमारा जनसंख्या है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतना परसेंट डिपेंडेंट है, आधा जनसंख्या मोटा मोटी मान लो कि डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर में हम लोग 4% का ग्रोथ रेट लाने के लिए एकदम कहर जाते हैं, नहीं ला पाते। इतना बदकिस्मती है। जब कृषि में ग्रोथ रेट ही नहीं है तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी? जब आय ही नहीं बढ़ेगी, परचेजिंग पावर ही नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो आधा जनसंख्या है हमारे भारत का, वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कैसे करेगा? जब गुड्स सर्विस का डिमांड ही नहीं कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगा? ससुर का नाते तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग है 16-17% बीच में लटका हुआ है। पिछले 2 दशक से हमारा मैन्युफैक्चरिंग 16% 17% में लटका हुआ है। GDP में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान केवल 16-17% ही है, वो भी पिछले 2 दशक से, 2-3 साल नहीं, 2 दशक से। अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। मोदी जी चिल्लाते रह गए मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, मगर क्या करोगे मेक इन इंडिया करके जब तुम्हारे पास कंज्यूमर ही नहीं है? देखो, केवल जनसंख्या से नहीं बनता मार्केट, जनसंख्या से मार्केट नहीं बनता। यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है, जनसंख्या कम होने के बावजूद भी। क्यों सर? उनके जनसंख्या के पास रोकड़ा है, हमारे जनसंख्या धनंगी, खाने को पैसे नहीं, क्या खरीदेगा सामान? तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बड़ा होने के बावजूद एक बड़ा मार्केट नहीं कहलाता, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर काफ़ी कम है। अरे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद कोका कोला पेप्सी बिकने लग गए हमारे यहाँ। हमें लगा निवेश आया, मगर हमारा ग्राउंड वाटर ख़त्म हुआ। हमको 2 रुपये का माल 10 रुपये में बेचा गया,
ठंडा ठंडा बोल के, समझ गए? ठंडा माने कोका कोला बोल करके इतने का माल आपको 10 में बेचा गया। मुनाफा कहाँ गया सर? मुनाफा जो मार्जिन है वो गया यूएसए में। पानी तुम्हारा इस्तेमाल किया, मार्केट तुम्हारा इस्तेमाल किया, उसका क्या लगा? बस निवेश लगा। ये है नियो कॉलोनिज्म का एग्जाम्पल। आपका पूरा मार्केट खुलवा दिया, आपके जो इंडस्ट्री हैं वो उनसे compete नहीं कर पाए, और हमारे जो इंडस्ट्री है ना पिछड़ गए। आज भी दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनियों में भारत की काफ़ी कम कंपनियां हैं। समझ के बात? तो ये सब समस्याएं होती हैं। दूसरा, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने कंडीशंस लगाई थी। लोन तो दिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर उन्होंने कंडीशंस लगाई। डोमेस्टिक मार्केट को उन्होंने ओपन करवाया। ये जो हेड होते हैं ना IMF के, वर्ल्ड बैंक के, वो जनरली वेस्टर्न कंट्री से ही होते हैं। अरे उन्हीं का तो इंटरेस्ट प्रमोट करना है। जाकर देखो कौन है IMF का चीफ। पहले थे क्रिस्टियन लगार्ड, अब कौन है देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका न्यू कॉलोनिज्म है वो अभी भी एक रियलिटी है। यहाँ पर मेंशन करना है आपको चाइना का, ठीक है, फिर करना है आपको USA का अरे US फर्स्ट वाला, अमेरिका फर्स्ट। करना है आपको UK का, ये तो बेचारा दुबका हुआ है, उतना नहीं है। मेन आपका है चाइना और USA अभी फ़िलहाल में। तो आप इनके बारे में बताइए और लिखिए कि हाँ ये कैसे कैसे शोषण कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ का। नेपाल है, जो इधर पाकिस्तान है, इन कंट्री का। RCEP, जो RCEP है, फिर जो CPEC है, CPEC जो है ना पाकिस्तान में, जो इनका ये है चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी कॉरिडोर, ये सभी टूल्स हैं नियो कॉलोनिज्म के। भारत क्यों बाहर आया RCEP से क्यों बाहर आया भारत? हमारी बात मान नहीं रहे थे, अपना बस हाके जा रहे थे, है ना। तो काफ़ी बड़ा कारण है। अच्छा, ये तो हो गई बातें हमारे सवाल की। अगर मैं पूछूं कि क्या भारत नियो कॉलोनिज्म से अछूता रहा है? क्या भारत नव उपनिवेशवाद से अछूता रहा है? अगर रहा है तो क्यों रहा है? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जरा लिख करके जरा सबमिट कीजिएगा तो ग्रुप में, देखते हैं कौन लिख पाता है इसका। हाँ, कल के लिए जो नया क्वेश्चन है ना मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल के लिए 24 जून के लिए आपको जो नया क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा कल सुबह 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें हमारी आज की। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।